मेरे सामने एच सेट ओपन है और आपके पास जो कोई भी सेट है आप ओपन कर लीजिए और आंसर इसका मिला लीजिए। आपको इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा बिल्कुल जेन्युइन आंसर मिलने वाला है, बिल्कुल रियल मिलने वाला है। पहला यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। अब यह 2023 में कितनी होगी? तो ये होगी आपका 72 वर्ष। उसके बाद है फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट के शहर में हुआ, तो ये पेरिस के अंदर हुआ है। उसके बाद है 96वां अकादमी पुरस्कार 2024 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला था? तो ये था आपका पुअर थिंग्स। उसके बाद अगला है किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये था आपका कच्छ एक्सप्रेस। अगला है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये है आपका इनमें से अधिक है, यानी आपका ABC तीनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है आकाश तीर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका करंट अफेयर का सवाल है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा डी। अगला सवाल है कौन सा दिन होलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? 27 जनवरी। एक्चुअली मैं रास्ते से वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा शोर साइड से सुनाई दे रहा होगा, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, बानू मुश्ताक किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये था इनका पुस्तक हार्ट लैम्प। उसके बाद अगला है सिंधु जल समझौता के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई और निम्नलिखित में से वो कौन शामिल नहीं है उनमें से? तो ये है आपका झेलम हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें आपका एक से अधिक कथन है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। आगे देखते हैं अगला निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल से सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो ये है आपका बासमती चावल। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन से ऑप्शन सही हैं? तो इनमें अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन गलत बताया गया है। आंसर की हम डायरेक्ट बात करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। इसके बाद है आपका 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो ये था आपका आयरलैंड। अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो है आपका कौन सा कथन? तो ऑप्शन बी ये वाला सही नहीं है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार टेक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो ये आपका कौन सा? तो राष्ट्रीय शहरी मामले के संस्थान। अगला है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्मित है? तो ये आपका राजस्थान के अंदर इन्होंने राइट आंसर बताया है। आगे अगला जो सवाल है आपका, किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान प्रस्तुत करते थे? ये आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और नाबार्ड। इसके बाद अगला सवाल है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ये जो है आपका एक से अधिक कथन सही है, ऑप्शन डी राइट है। NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो ये है आपका एक से अधिक ऑप्शन सही है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला आपका 21 का आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? तो ये मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 22 हो गया। 22 में आपका वार्षिक
PLFS 2023-24 के रिपोर्ट के अनुसार आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो यह आपका अटल इनोवेशन मिशन। देश के सकल मूल्य बाधित में MSME उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 से बढ़कर कितना हो गया 22-23 में? तो ये हो गया था आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है आपका 25 नंबर। तो 25 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक से अधिक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला है आपका बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के अनुसार युवा ढांचे के तहत तो निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर डी। अगला सवाल नंबर 29 है। इनमें से अगर मैं बात करूँ कौन कौन से कथन सही हैं, तो आपके यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति किसके तहत होता है? तो ये आपका डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, ये कहता है आपसे भारत का महान्यायवादी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। उसके बाद अगला सवाल है आपसे कि भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और समवर्ती सूची में कौन आता है? तो यहाँ आपका वन्य जीव की सुरक्षा, तो और इसके अलावा मूल्य नियंत्रण। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे एक से अधिक है, यानी 1 और 4 सही है। उसके बाद अगला सवाल है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व तो गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 2 और 4, तो देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन हुआ होगा। ओवरऑल इसमें जो आपका आंसर होगा सी होगा, यानी छठी अनुसूची। तो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं केंद्र सरकार के बारे में कथन पे विचार करना है और उसके बाद बताना है कौन कौन सही है। तो यहाँ पे आपका केवल जो है ऑप्शन 2 सही है। अगला है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। उसके बाद है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक योग्यता का निर्धारण करता है? तो ये हो जाएगा संसद विधि द्वारा। ऑप्शन कौन सा? तो सी हो जाएगा राइट। अगला आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर आपका पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। इसके बाद है आपका कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, कहाँ पे सहयोग करती है? तो सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 2। अगला है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आपका जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, तो डी हो जाएगा। निंदा प्रस्ताव के बारे में कथन कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है आपका कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। अगला है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो ये था आपका ऑप्शन सी, हरदयाल। उसके बाद है MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताएं जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो ये था आपका ऑप्शन डी, थियोडोर बैक। उसके बाद है द यंग इंडिया, ये एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था किसने? तो ये किया था महात्मा गांधी ने।
अगला मैजिनॉट रेखा किन देश के बीच में है? तो ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में। उसके बाद है हॉर्मुज जलडमरूमध्य किसको जोड़ता है? तो ये पर्सिया की खाड़ी से ओमान को जोड़ता है। उसके बाद है ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क के अंदर। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन जलडमरूमध्य हैं जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो यह ऑप्शन ए क्रा हो जाएगा। अगला आपका लडंग संदर्भित करता है, तो यह आपका कौन सा? तो स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली है जो कि असम के अंदर है। अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? तो ये गोदावरी नदी बेसिन है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम है? तो देवप्रयाग हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी कौन है? तो एक आपका नारकोंडम है, दूसरा आपका बैरन जो कि सक्रिय, और नारकोंडम आपका क्या है? तो सुसुप्त है। अगला है मेरठ किस आइटम के लिए शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो ये आपका खेलकूद की सामग्री के लिए। उसके बाद है भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? तो ये आपका शिमला के अंदर बताया जा रहा है। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के अंदर। अगला ऑप्शन लोकटक क्या है? तो एक झील है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में परियोजना के अंतर्गत आता है? टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। तो ये आपका वाल्मीकि। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पशु है? तो बैल हो जाएगा राजकीय पशु। उसके बाद है बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनः स्थापना कब होती है? तो 2014 में होती है। कर्मनाशा नदी का उद्गम कहाँ से? तो ये कैमूर जिला से माना जाता है। अगला सवाल आपसे कि बिहार संपूर्ण भारत का कितना % पायराइट उत्पादित करता है? तो 95%। तो ऑप्शन सी। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो ये जमुई जिले में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है आपका बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय मानसून होगा, ऑप्शन बी। अगला है हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण क्या होगा? तो 200 न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद इसकी अगर बात करें, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका कितना? तो 14,000 न्यूटन हो जाएगा। उसके बाद अगला है किसी घर में एक महीने में ऊर्जा खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा कितना? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम? तो स्टील हो जाएगा। अगला मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती है तो ये ऑप्शन आपका ए राइट है। फिर है आपका एक बैल की जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य कितना है? तो यह आपका 21 जूल हो जाएगा। उसके बाद है समतल दर्पण की फोकस कितनी होती है? तो यह अनंत होती है। अगला आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने की युक्ति कौन सी है? तो इस युक्ति को कहते हैं फ्यूज। 0.1 NaHCl समाधान का pH मान कितना है? तो ये 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडियन टिन ऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं? तो ये है प्लैटिनम। फिर है गर्भ निरोधक गोली किस यौगिक का उपयोग होता है? तो इसके लिए होता है आपका लेवोनॉर्गेस्ट्रेल। इसके बाद है आपका तेल को गैल्वेनाइड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता? तो इसका रीज़न है आपका जंग देखा जाता है। आगे देखते हैं ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो यह है आपका ऑप्शन सी। अगला आपका यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछा है तो फुल फॉर्म हो जाएगा PHBV का, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। हार्मोन किससे स्रावित होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच के बातचीत को दर्शाता है? तो यह आपका परजीविता। फिर आपका संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहले इम्यूनोग्लोबुलिन किस श्रेणी में आती है? तो यह IgM हो जाएगा।
अगला जैविक झिल्ली किससे बनी होती थी? वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन एक नॉनसेंस कोड है? तो ये आपका बी हो जाएगा। अगला आपका विलुप्त होने के खतरों में पड़ी प्रजातियां क्या कहलाती है? तो ये लुप्त प्राय कहलाती हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना। अगला आपसे पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर है पौधे के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक की विशेषताओं का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? तो आप कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद है आम में जो भाग खाते हैं उसके नाम क्या? तो यह है मध्य फल भित्ति। ओजोन दिवस मनाते हैं कब? तो 16 सितंबर को। अगला है माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ क्या होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे का लाभ। इसके बाद है इस कमीशन में सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपका किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो ये था आपका सुभाष चंद्र बोस। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, किसने कहा? तो महात्मा गांधी। अगला किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो ये था जिन्ना। इसके बाद हैं किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्य को मूर्त रूप दिया था? तो ये था आपका ऑप्शन सी। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल की गतिविधियों को बल मिल सके? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला आपका कृषि चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके भी समझौता हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद है आपका विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इसके बाद अगला मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर आपको मैच करना है, तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली मैच ही करा देता हूँ। आप इस सवाल को निकाल लीजिए और एक भी ऑप्शन अगर आपको इसमें पता है तो फिर आप इजीली आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला आपका निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग में संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, गार्गी। दोबारा से आपको मैच करना है, तो यहाँ पे अगर मैच करने की बात करें तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया था निम्नलिखित में से? तो ये बहलोल लोधी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करें और इसको क्रम से सजाना है, तो इसका क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका कि तुलसीदास द्वारा लिखित कौन सा बुक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका साहित्य लहरी। अगला सवाल जिसको कि मैच करना है, तो मैच में आपका आंसर क्या आएगा हम डायरेक्ट बता देते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। फिर आपको 119 में मैच करना है पिता और पुत्र से, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी बौद्ध संगति बिहार में नहीं की गई थी? तो चौथा जो कि कश्मीर में हुआ था। इसके बाद है सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपके सारे के सारे सही हैं। सो यहाँ पे सारे सही नहीं, मतलब 2 और 3 सही हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य हो जाएगा। फिर आपका आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और सजाना है, तो इसको अगर सजाएंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बिहार बंधु जो कि 1872 में है। उसके बाद अगला है इसको भी मिलान करना है, तो यहाँ पे जब मिलान करेंगे तो आपका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा? तो ये हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा अलग है? तो ये आपका स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट कहता है स्प्रिंग को, यानी रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर आपका ये भी रीजनिंग का जिसका आपका डी हो जाएगा। इसके बाद है आपका रीजनिंग का सवाल दोबारा से, तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा।
उसके बाद है ये भी रीजनिंग का सवाल जिसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसके बाद है आपका 131 में ये भी रीजनिंग का सवाल है, तो इसमें भी आपका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 132 में जो रीजनिंग का सवाल है ये वाला आपका 77 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है मैथ का सवाल जिसका ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है आपका दोबारा से रीजनिंग का सवाल जो कि आपका 35 हो जाएगा यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका रीजनिंग जिसमें कि आपका ये डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपका 136 का आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। फिर आपका 137 का आपका कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है 138 का देखें तो यहाँ पे आपका डी सही बताया गया है। फिर आपका 139 की अगर बात करें तो यहाँ पे सी राइट बताया गया। उसके बाद 140 की बात करें तो ये आपका मधुबनी, और 141 में आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर आपका 142 में आपका सी राइट हो जाएगा। फिर आपका 143 में आपका बी हो जाएगा। 144 जिसका आपका बी हो जाएगा। 145 यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। 146 का ये डी हो जाएगा यहाँ पे। 147 जिसका आपका डी हो जाएगा। 148 जिसका आपका सी हो जाएगा। 149 इसका आपका सी हो जाएगा। और 150 इसका आपका बी हो जाएगा। अब आपने कितना आंसर किया है टोटल कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे दोस्त।